आप सभी को हमारा नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 एग्जाम अब तो खत्म हो चुका है और अब बारी है मेंस के तैयारी की। आपको ये भी जानने का मन होगा कि भाई कट ऑफ लगभग कितना जाएगा, मन में बहुत तरह के ख्याल आ रहे होंगे, होगा नहीं होगा वगैरह। तो इस सेशन में आप सारे टीचर्स को एक साथ देख रहे हो, एग्जामों के टीचर्स। ये स्पेशल ओकेज़न हमारे लिए है कि हम लोग एक साथ हैं, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में अक्सर हम लोग अपने अपने घरों से क्लासेस लेते हैं। पूजा मैम अपने घर से क्लास लेती हैं, वो दिल्ली गुड़गांव में नहीं है। दीपक सर भी दिल्ली गुड़गांव में नहीं है, बट अक्सर आते जाते रहते हैं। पूजा मैम आई थिंक बहुत दिनों बाद हम लोग ना स्टूडियो में एक साथ हैं, और अर्श मैम तो खैर हमारे स्टूडियो में ही है। तो एक साथ आप हम लोगों को देख पा रहे हो, तो इस स्पेशल ओकेज़न पे हम लोगों ने सोचा क्यों ना आपके लिए एक मेंस की स्ट्रैटेजी का सेशन बनाया जाए बढ़िया, और आपको गाइड किया जाए मेंस की तैयारी कैसे करनी है। तो हम लोग इकट्ठा क्यों हुए, क्योंकि दिल्ली में एक मीटअप होना था, तो उसकी वजह से सारे लोग हम लोग इकट्ठा हुए। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब लोग एक साथ हैं, एक साथ स्पेस शेयर कर रहे हैं और आपके सामने हैं। तो एक एक करके हम लोग स्ट्रैटेजीज बताएंगे। तो पहले सबसे मैं यही कहूँगा, एक बार आप बच्चों को हाय हेलो कर लीजिए, और उसके बाद वन बाई वन हम लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स की बातें करेंगे। अर्श मैम। हेलो एवरीबॉडी। मुझे लग रहा है अभी तो रिलैक्स हो गया होगा थोड़ी देर के लिए, है ना? पर हमारे लोगों का जो रिलैक्सेशन है ना, वो थोड़े टाइम का ही है। एसएससी बहुत नचाती है। अभी टीयर 1 दे दिया, अब टीयर 2 के लिए तैयार हो जाना चाहिए हमें, है ना? तो अभी हम कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर करेंगे, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 100% अच्छा स्कोर करेंगे। पूजा मैम को देते हैं बोलने के लिए। हेलो एवरीवन। सो अभी आपका सीजीएल का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो ही गया है, राइट? सो सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है और उसके बाद सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है। सो बैक टू बैक हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो आप लोग इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा जो कि इस वीडियो में आने वाली है। बाकी अ, दो चीज़ें मैं ऐड करूंगा। जो भी बच्चे नए हैं और लेट्स से अर्श मैम को आप नहीं जानते हो, तो अर्श मैम इंग्लिश की एडुकेटर हैं। इनको अनअकैडमी धनुष पे इनकी क्लासेस होती हैं, वो फॉलो करिए। अनअकैडमी प्लस पे भी इनके नए बैच उड़ान आ रहे हैं, वो फॉलो कर सकते हो आप। और स्पेशल क्लासेस भी मैम लेती रहती हैं। इंग्लिश में इन्होंने खुद एसएससी एग्जाम्स में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया हुआ है। पूजा मैम को एग्ज़ामों के बच्चे बहुत दिनों से जानते हैं, पहले से हैं हमारे साथ। पूजा मैम ने खुद इंग्लिश में एसएससी में मेंस में बड़ा अच्छा स्कोर किया हुआ है। तो ये जो भी बातें आपको बताएंगे वो बहुत ही रेलेवेंट होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं इंग्लिश की, वो ज़रूर देखना। और बाकी दीपक सर हमारे साथ हैं। जीए में बड़ा शानदार जीए पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ऑलराउंडर हैं। और जो भी इनसे जीए पढ़ता है वो इनका, कहते हैं ना, एक तरह से भक्त, भक्त सही वर्ड है, हाँ भक्त हो जाता है। ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर किया बच्चों ने लास्ट ईयर मेंस में, जब पहली बार जीए इंट्रोड्यूस हुआ। तो सर के पढ़ाए हुए क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे और बहुत अच्छा स्कोर किया बच्चों ने। तो दीपक सर जीए के एडुकेटर हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं, दीपक शर्मा सर नाम है इनका। और आप इनको इस चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस में भी इनके कोर्सेज हैं, अर्जुना और लक्ष्य। पूजा मैम के भी अर्जुना और लक्ष्य बैचेस हैं प्लस में जो लॉन्च हुए हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस भी फ्री चलती रहती हैं, वो भी देखिए, यूट्यूब पे भी फॉलो करिए। सो दीपक सर, कुछ शब्द बच्चों के लिए। हेलो एवरीवन। उम्मीद उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और जीएस ना पहले से ही लोगों के अंदर डर बना हुआ है। सर थोड़ा दूर। उ- उस डर को खत्म करना है। और उसके आपको एक प्रॉपर रणनीति बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैदान में उतरते हैं ना, तो रणनीति प्रिपेयर करेंगे कि कैसे एग्जाम में जाना है। स्पेशली जीएस से जो डर है ना, वो डर खत्म करना है आप लोगों का। राइट। तो ठीक है। ठीक है सर, फिर वन बाई वन शुरू करते हैं। मैं मैथ से स्टार्ट करता हूँ, देन आप लोग आइए और अपने सब्जेक्ट के बारे में बताइए। ठीक है, धन्यवाद। ऑल राइट। सो वापस आते हैं, और इस सेशन में दो तीन चीज़ें कवर करूंगा मैं। पहला तो सबसे पहला यही है कि भाई टीयर 1 का कट ऑफ क्या होगा, प्री का कट ऑफ क्या होने वाला है, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मेंस में अगर आपको टॉप रैंक लानी है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले कट ऑफ की बात करते हैं। तो हमने एक सर्वे कराया, अटेम्प्ट बेस्ड सर्वे। उसके बेसिस पे जो आंकड़े हैं वो पहले मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर आते हैं और बाकी बातें करेंगे। तो हमने एक सर्वे कराया, एग्जाम्बोलिसिस एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 का, जिसमें हमने अटेम्प्ट बेस्ड सर्वे बच्चों से मंगाया था। और अटेम्प्ट बेस्ड सर्वे के हिसाब से शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी, नॉर्मलाइजेशन, इम्पैक्ट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात भी हम कर लेते हैं, टफेस्ट शिफ्ट, इजीएस्ट शिफ्ट, एंड देन स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो इस सर्वे में 13,437 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 12,777 लोगों का सैंपल ठीक ठाक था। बाकी जो सैंपल ठीक नहीं थे, इनकरेक्टली फिल्ड थे, उनको हमने हटाया। और इस सैंपल के बेसिस पे जो हमने सर्वे किया है, उसके हिसाब से ये फाइनल सर्वे का रिजल्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो टोटल 39 शिफ्ट थी, उनको डिफिकल्टी रैंक के हिसाब से अरेंज किया गया है। और साथ ही साथ जिन इनके एवरेज मार्क्स भी शो हो रहे हैं। तो इसको कैसे समझना है, डिफिकल्टी रैंक 1 का मतलब है कि ये जो शिफ्ट थी, ये सबसे कठिन शिफ्ट थी इस पूरे एग्जाम पेपर में। इसके एवरेज मार्क्स सबसे कम है। तो 26 जुलाई शिफ्ट 1 जो है सबसे
जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं इसको फिर से बड़ा कर लेता हूँ, 1 मिनट, पेन में जरा ओपन कर लेता हूँ, पेन, ठीक है। तो ये जो आप, नहीं कुछ पंगा है, मैं लिख नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं। तो ये जो 26 जुलाई शिफ्ट 1 है, ये डिफिकल्टी रैंक में हाईएस्ट है, इसका एवरेज मार्क 131 है। आपको अपनी शिफ्ट खोज के एवरेज मार्क आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इजीएस्ट शिफ्ट 20 जुलाई शिफ्ट 2 प्रतीत हो रही है, 39वीं रैंक पे है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज मार्क्स है। तो अब मैं कट ऑफ की बात करूं, रॉ स्कोर की बात करूं, तो आपको समझना यह है, अटेम्प्ट सर्वे में हमेशा लोग अपने नंबर्स को या अपनी एक्यूरेसी को ज्यादा कोट करते हैं, ये हमारा पुराना एक्सपीरियंस है सर्वेस का। जब आंसर की आती है तो ये एवरेज स्कोर गिरेंगे, लेकिन इससे ट्रेंड का पता चल जाता है कि कौन से शिफ्ट कठिन है, कौन से शिफ्ट आसान है, ये ट्रेंड का आइडिया लग जाता है। प्लस अभी आपके दिमाग में जो नंबर भी होगा, जो आपने सर्वे फॉर्म भरा भी होगा, या जो मार्क्स आप कैलकुलेट कर रहे होगे, वो उसी तरह से कर रहे होगे। आपकी एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी क्या है, आपने कितने अटेम्प्ट किए, उसके हिसाब से आप मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो। तो अभी जो आपको लग रहा है कि आपके कितने नंबर आएंगे, उसके हिसाब से आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो कि भाई अटेम्प्ट के हिसाब से मेरे इतने मार्क्स हैं, तो वो ठीक है कि नहीं। अब मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। अगर आप लेट से 26 जुलाई शिफ्ट 1 में हो और आप 131 नंबर या इसके ऊपर स्कोर कर रहे हो, तो आपको बिना कुछ सोचे तो लग ही जाना है टीयर 2 की तैयारी में। इवन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके मार्क्स इससे 5 कम भी हैं, लेट से आप 125 के ऊपर हो, 126 के ऊपर हो, तो आपको टीयर 2 की 100% तैयारी करनी चाहिए। अब कोई भी बच्चा, मान लिया कोई बच्चा 19 जुलाई शिफ्ट 1 का है, 139 एवरेज स्कोर दिख रहा है, आप इसमें 5 स्कोर कम कर लो, 134 या उसके ऊपर अगर आपके नंबर हैं, तो आप सेफ जोन में हो, आपका मोस्ट लाइकली सिलेक्शन होगा ही होगा प्रीलिम्स में, आपको तैयारी करनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि मान लिया इस शिफ्ट में किसी बच्चे के उसको लग रहा है कि भाई 120 नंबर ही मेरे आएंगे शायद, ठीक है, तो भी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। अभी ये डेटा ऐसा भी नहीं कि सारे बच्चों का सैंपल है, 12,000 लोगों का सैंपल है, एक फेयर आइडिया देता है। अक्सर हमने देखा है कि हमारी एनालिसिस करेक्ट भी होती है, लेकिन अगर आपके 120 नंबर भी मान लिया इस शिफ्ट में बन रहे हैं एवरेज स्कोर, तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए कि मान लिया आपका सिलेक्शन हो, तो आप ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल तैयारी ना हो मेंस के लिए, और उतना टाइम होता नहीं बाद में कि आप तैयारी कर पाएंगे उस 1 महीने में रिजल्ट आने के जस्ट बाद। तो तैयारी आप जारी रखिए, ये एक रफ आइडिया आपको दे रहा है। और बाकी कट ऑफ की अगर आप बात करोगे अटेम्प्ट के बेसिस पे, तो मैं यही कहूंगा कि भाई इस शिफ्ट वालों का कट ऑफ मैं मान लेता हूँ 125। अगर आपके 125 नंबर हैं तो आप होपफुल रहिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये आइडिया है। ऐसे ही सारी शिफ्ट में आप 5-6 नंबर कम कर लो, और उसके हिसाब से आप अपने शिफ्ट का आइडिया लगा सकते हो कि कितना कट ऑफ जा सकता है। बाकी जब एक्चुअल मार्क्स आएंगे तो हम एक्चुअल मार्क्स सर्वे भी आपके लिए लेकर आएंगे, तो आंसर की आने के बाद तो वो और फेयर आइडिया आपको देगा, बट एक रफ टेंटेटिव आइडिया आपको इससे लग जाएगा कि किस तरह का कट ऑफ जा सकता है। कमिंग टू बाकी जानकारी मैं आपको देता हूँ, तो मैं आता हूँ इधर। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि जो भी बच्चे मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं, तो मेंस पे बहुत सारे बैचेस अनअकैडमी प्लस पर लॉन्च हुए हैं। उसमें एक बैच है लक्ष्य बैच। सो लक्ष्य बैच में आप देख सकते हैं कि जो एडुकेटेड टीम है, मैं हूँ, दीपक सर हैं, पूजा मैम है, और रीजनिंग के लिए सुमित गोयल सर हैं। तो ये एक लक्ष्य बैच के नाम से बैच है जो आप अनअकैडमी प्लस में फॉलो कर सकते हो। और भी बहुत सारे बैचेस हैं जो अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स हैं, अमन सर हैं, रानी मैम हैं, और भी जितने भी एडुकेटर हैं उनके भी मेंस के बैचेस आ ही रहे हैं। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या होता है कि प्लस में आप किन्हीं भी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है। प्लस आप इन कोर्सेज को इंडिविजुअली भी खरीद सकते हो। अगर आप हमसे केवल हम ही से पढ़ना चाहते हो कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, वो भी ऑप्शन है कि आप इंडिविजुअली परचेज कर लीजिए। तो लक्ष्य बैचेज, जैसे मैं बात करता हूँ, मेंस के जो बैचेज हमारे लॉन्च हुए हैं वो 3 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, राइट। जैसे मेरा मैथ्स का बैच के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि वो 15 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, ऐसे ही जो पूजा मैम का बैच है, जो दीपक सर का बैच है, और एक अर्श मैम का भी बैच आ रहा है, उड़ान बैच के नाम से आ रहा है, वो भी प्रैक्टिस बैच है। तो जो भी बच्चा लेट्स से सीजीएल 2024 के लिए जा रहा है या मींस के लिए जा रहा है, वो उस उड़ान बैच को भी फॉलो कर सकता है। तो स्टार्टिंग डेट सबकी 3 अगस्त थी, राइट, ठीक है, इसी के आसपास सबका बैच शुरू हो रहा है, 3 अगस्त को शुरू हो रहा है। तो आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अलग अलग कोर्सेज नहीं खरीदने हैं, सारे एडुकेटर के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एक साथ। आप एग्जामो कोड लगा के प्लस सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। एक अच्छा ऑफर भी चल रहा है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो पूजा मैम का भी लक्ष्य बैच आ रहा है मेंस के लिए, बहुत ही शानदार बैच है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। दीपक सर का भी लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है जीके जीएस का, ये भी आप फॉलो करके अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हो, प्लस सब्सक्रिप्शन के भीतर या इंडिविजुअली परचेज कर सकते हो। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी इसमें उड़ान बैच का हमने लिंक नहीं लगाया हर्ष मैम का, उसका सेपरेट अनाउंसमेंट करेंगे और उसके बारे में बताएंगे आपको, बट वो बैच भी 3 अगस्त को शुरू हो रहा है, प्रैक्टिस बैच है, वो भी आप ले सकते हो। अनअकैडमी पे एक बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है अभी। वो ऑफर ये है कि अगर आप 2 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो मात्र 4,219 रुपए में आपको 2.5 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, यानी अगले 2.5 साल तक
जितने भी लाइव बैचेस हैं वो एक्सेस आपको मिल जाएंगे सारे एडुकेटर्स के, और साथ ही साथ आप इनकी रिकॉर्डिंग्स भी यूज कर सकते हैं। बीच बीच में इतने सारे बैचेज आएंगे, आपके रिवीजन बैचेज आएंगे, तो मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी 2.5 साल आप इस सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। तो अगर आप लेट से एसएससी का एग्जाम निकालना चाहते हैं, आप लेट से ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में हैं, तो कि बढ़िया 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। अक्सर बच्चे रैंक इंप्रूवमेंट के लिए रिपीट करते हैं, तो एक बार इतना पैसा खर्चा करके आप 2.5 साल तक हमसे पढ़ सकते हैं, कई बैचेज में पढ़ सकते हैं और सारे एडुकेटर से पढ़ सकते हैं। तो बेस्ट सब्सक्रिप्शन है आपके लिए, 2.5 वर्ष का एग्जामो कोड यूज करिए और इस सब्सक्रिप्शन को आप परचेज करिए। इसमें आपके मेंस बैच भी होंगे और हमारे फाउंडेशन बैच भी शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, अर्जुना बैचेस, तो वो फाउंडेशन बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो 2024 के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया ऑफर है, इससे बढ़िया कुछ ऑफर आपको नहीं मिल सकता है। अब मैं आता हूँ स्ट्रैटेजी पे कि मैथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो मैथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस पे मैं एक एक करके बात करूंगा। मुझे पहले पेन का टूल चाहिए ताकि मैं लिख पाऊँ कुछ स्क्रीन पे। आई थिंक यहाँ से एक मिनट, ये इसको क्लोज करते हैं, आई थिंक अब होगा। हाँ ठीक है, इरेज कर देते हैं, पहले वाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है, येलो भी ठीक है, राइट। सो मैं आता हूँ पहले मैथ्स पे। मैथ्स में देखिए 2 चीजें, पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझनी है कि मेंस और प्रीलिम्स में अंतर क्या है। सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि सिलेबस का बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सिलेबस में जो बेसिक डिफरेंस है वो पहली चीज आपको ये समझनी है कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता जो एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक लास्ट ईयर ऐड हुआ, ठीक है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए वो बहुत बेसिक आए, बट जब एक टॉपिक नया इंट्रोड्यूस होता है तो हमेशा आसान सवाल आते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आप जाते हो तो उनमें सवाल थोड़े बढ़िया आना शुरू हो जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एक टॉपिक है जिसका ख्याल आपको रखना है, और सभी को पता होगा कि भाई मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं और ये 30 क्वेश्चन जो होते हैं 90 नंबरों के होते हैं, 90 मार्क्स के होते हैं, राइट। तो ये एक चीज आपको समझनी है कि 90 नंबर का आपका मैथ हो गया। प्रोबेबिलिटी एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ जो कि प्रीलिम्स में नहीं आती, मेंस में आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक आपका स्टैटिस्टिक्स टॉपिक है, ठीक है। तो स्टैट्स का जो टॉपिक है ये टॉपिक भी आपके लिए नया है और इससे सवाल 100% आता है। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि अगर आप इस पे एक समय दे दोगे और अच्छे से सीख लोगे तो इससे सवाल आपके गलत तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये 2 नए टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे मेंस के लिए जो आपने प्री के लिए तैयार नहीं किए हैं। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे इन टॉपिक्स को पढ़ा रखा है, दोबारा से मैं थोड़ा अपग्रेडेड क्वेश्चन के साथ भी इन टॉपिक को मैं कराऊंगा। और मेंस का जो मेरा बैच है लक्ष्य मेंस जो 3 तारीख को शुरू हो रहा है उसमें ये टॉपिक इंक्लूडेड हैं। तो मेंस जो बैच हमारा होता है उसमें हम लोग प्रैक्टिस ओरिएंटेड कंटेंट देते हैं आपको, क्योंकि अब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रीलिम्स क्या था, क्वालिफाइंग था। टियर 1 जो है आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो क्वालिफाई कर गए तो बात खत्म हो गई, आपको मेंस देने को तो मिल गया, लेकिन अब मेंस के नंबरों से आपकी रैंक बनेगी। और एक चीज और ध्यान रखना, एक बहुत क्लियर क्राइटेरिया है कि अगर आपके 2 लोगों के मार्क्स मान लिया टाई होते हैं कि एस्पिरेंट 1 है और एस्पिरेंट 2 है, उसके मार्क क्या हो गए, टाई हो गए, बराबर हो गए। तो जो टाई के केस का रेजोल्यूशन है उसमें सिंपल सा लिखा हुआ है कि अगर सेशन 1 जो आपका है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग है, अगर 2 लोगों के टोटल स्कोर बराबर हैं तो मैथ्स और रीजनिंग में जिसके ज्यादा स्कोर होंगे उसको रैंक बेहतर प्रदान की जाएगी। तो इसलिए मैथ्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि आप इसमें हाई रैंक लाएं ताकि आप बढ़िया करें। लास्ट ईयर हमारे लक्ष्य बैच के बहुत सारे बच्चों ने 90 आउट ऑफ 90, 87 आउट ऑफ 90 स्कोर किए हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक गाइडेड प्रोग्राम में चलो, मेरे साथ चलो, लक्ष्य बैच में आके मुझसे पढ़ो, ताकि आपको वो मेंटरशिप भी मिलते रहे, वो एटीट्यूड, वो टेम्परामेंट जो चाहिए होता है एग्जाम निकालने के लिए वो बना रहे। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आपने प्रीलिम्स दे दिया है तो प्रीलिम्स देने के बाद आपने सब्जेक्ट तो कर ही लिया है, ठीक है। अब आपकी तैयारी के 2 एलिमेंट हैं। सबसे पहला कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, टीसीएस एरा के क्वेश्चंस ही करने हैं। टीसीएस 2018 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस टीसीएस के हैं, तो टीसीएस के 2018 ऑनवर्ड जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। अब ये हुआ कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से करें, पीडीएफ से करें। देखो पीडीएफ से करना अच्छी बात है, बट मेरा हमेशा रिकमेंडेशन है कि एक पीवाईक्यू बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए, 100% होनी चाहिए। तो आप पीवाईक्यूज करेंगे टीसीएस एरा के बेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और पीवाईक्यू के लिए बुक आपके पास कोई भी होगी उसको यूज कर सकते हो। वैसे मेरी भी बुक आ रही है मैथ्स की, एक मैथ्स की 5100 प्लस बुक आ रही है, वो बस 4-5 दिनों में ही लॉन्च हो जाएगी, इस वीक में लॉन्च हो जाएगी। तो ये 5100 प्लस क्वेश्चंस की किताब भी आप खरीद सकते हो। इस किताब में हमने जो टीसीएस के बेस्ट क्वेश्चंस हैं प्लस कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चंस हैं प्लस 10 मॉक टेस्ट भी इसमें डाल रखे हैं,
तो ये वो उन बेस्ट क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है जो आप यूज कर सकते हैं इस तैयारी में। इसी बुक को बार बार लगाइए। हमारी जो पहली किताब आई थी 4200 प्लस, बहुत सारे टॉपर्स जो हैं, अर्चिता थी रैंक 1 AAO में, उसने उस बुक को इतनी बार किया था। तो हमारे इंटरव्यू में आई थी, उसकी माता जी भी आई थी साथ में, बता रही थी कि वो बुक पूरी इसने इतनी बार पढ़ी कि पूरी किताब में लिख रखी है। और वो बुक बिल्कुल जैसा नहीं कि इतना यूज कर लो आपकी बुक बिल्कुल पुरानी सी हो जाती है, उस तरह से उसने उसको यूज किया था। तो ये बहुत अच्छी किताब होगी आपके लिए। तो PYQs आपको लगाने हैं। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि आपको अपनी कैलकुलेशन स्किल्स पे काम करना है। अब कैलकुलेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप उठा के पूरा वैदिक मैथ सीख रहे हैं, नहीं। कैलकुलेशन स्किल्स वो स्किल्स होती हैं कि आप प्रैक्टिकल कैलकुलेशन जैसा एग्जाम में कर पाए। वैदिक मैथ्स की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो सारी टेक्निक्स को एग्जाम में यूज करना इम्पॉसिबल है। तो वैदिक मैथ्स आपको नहीं सीखनी है कैलकुलेशन स्किल्स में, बल्कि रियलिस्टिक अप्रोचेस सीखनी है। जैसे आपको ये जरूर आना चाहिए कि भाई किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेशन कैसे करना है। एक कैलकुलेशन दी है बड़ी सी, उसको कैसे हम अप्रॉक्सीमेट करके डेटा निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि एक्चुअल कैलकुलेशन को, कई बार ऐसा होगा कि अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा सकते मान लिया, तो एक्चुअल कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करना है उसके भी तरीके होते हैं। कुछ होता है कि कैलकुलेशन अप्रोचेज होती हैं, हमेशा जो कैलकुलेशन आप जिस तरीके से करते हो वैसे ना करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके कैलकुलेशन की जाए। कैलकुलेट करने के नए तरीके होते हैं। तो एक्चुअल कैलकुलेशन को कैसे तेजी से किया जाए, ये एक हिस्सा है कैलकुलेशन स्किल्स का। तो कैलकुलेशन स्किल के लिए क्या करना है, मैं ये रिकमेंडेशन करूंगा कि अप्रॉक्सीमेशन, अगर आप लक्ष्य बैच में आओगे तो मैं सब कुछ सिखाऊंगा ही। अगर आप लक्ष्य बैच में नहीं आ रहे हो मान लिया, तो भी आप 15 मिनट खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करें। डेली ये रिचुअल बना लो कि मुझे 15 मिनट कैलकुलेशन पे देना है, क्योंकि अल्टीमेटली हर सवाल में कैलकुलेशन करनी है। तो जो कैलकुलेशन तेज करेगा उसके पास ज्यादा वक्त होता है सारे सवालों को करने का। तो मैथ्स में अगर आपको 90 आउट ऑफ 90 लेके आना है तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो 15 मिनट में आपको करना क्या है, आप 2 डिजिट नंबर्स को, 2 डिजिट नंबर्स को जोड़ने की प्रैक्टिस करिए। आप 2 डिजिट के 10 नंबर लिखो और उनको जल्दी से जोड़ने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसे ही 2 डिजिट के 2 रैंडम नंबर्स आप लिखिए, 2 डिजिट के, और उनको जल्दी से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए। मेंटली कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। आप 2 डिजिट और 2 डिजिट के नंबरों को डिवाइड करने की जल्दी से कोशिश करिए। ओनली 2 डिजिट, अगर आप 2 डिजिट पे काम कर लेते हो तो 3 डिजिट भी अपने आप आसान हो जाता है। पहले आप ये काम रोज करो कि आप कैलकुलेशन स्किल में 15 मिनट बैठो, 2 डिजिट के नंबर्स 10 लिखो, जोड़ो उनको जल्दी से, 2 डिजिट और 2 डिजिट के 2 प्रोडक्ट लिखो, जोड़ो, 2 डिजिट और 2 डिजिट के नंबर को फटाक से डिवाइड करना सीखो। कुछ सब्ट्रैक्शंस भी लिख के रैंडमली आप करो। इसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है, आपको खुद की जरूरत है। बस रैंडमली नंबर्स को लिख लो, देन उसको आप कैलकुलेट करो। डेली ये 15 मिनट की एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है, 100% करनी है। बाकी जहां तक अप्रॉक्सीमेशन स्किल का सवाल है, मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पर कुछ सेशन लेके मैं सिखाऊं। पहले भी मैंने एक आर्ट ऑफ कैलकुलेशन करके एक सीरीज चलाई थी जो बहुत पॉपुलर हुई। मैं कुछ और उसके सेशंस अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस में ऑलरेडी लेना शुरू कर चुका हूं। तो अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में आप जाके आर्ट ऑफ कैलकुलेशन सर्च करेंगे रैमो सर, तो आपको वो सीरीज मिलेगी जिसपे मैं कैलकुलेशन पे काम करवा रहा हूं। और वो क्लासेस हफ्ते में 2 दिन मेरा लेने का प्लान है हर वीक। तो वहां से भी आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपको तरीके मिल जाएंगे कि कैसे करने हैं। अच्छा, अब आते हैं रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। जैसे टॉपिक्स की तो बात कर रहा हूँ, PYQ बेस्ड ही रखना है आपको। लेट्स से आप प्रीलिम्स में किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मैथ्स में कमजोर थे, तो आपको उसकी पहले थियरी अच्छे से करनी पड़ेगी। तो उसके थियरी, कॉन्सेप्ट, जो भी उसके फॉर्मूलेज हैं वो भी आपको आने चाहिए। तो पहला काम तो ये करना है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हैं या आपके पास उसका पूरा मटेरियल ही नहीं, आपने प्रीलिम्स के लिए ठीक से किया ही नहीं था, तो उस टॉपिक को, खैर बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है आपको, लेकिन कोशिश ये करनी है कि एक बार उसकी थियरी से ग्रो थ्रू हो जाओ, उसके कॉन्सेप्ट से गो थ्रू हो जाओ, और उसके फॉर्मूले प्लस जो भी स्मार्ट अप्रोचेज होती हैं क्वेश्चंस को करने का, कि जल्दी कैसे लगाए जाएं, वो अप्रोचेस भी आपको सीखनी पड़ेंगी। ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे काम करता है, ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग किस तरीके से काम कर सकती है, अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग किस तरीके से काम कर सकती है, राइट। अरिथमेटिक में बात करें तो डेविएशन किस तरह से काम करता है। तो इन सब चीजों की बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए सिर्फ PYQ डिपेंडेंट भी नहीं रहना है। ये एक परसेप्शन बिल्ड हो गया कि सिर्फ PYQ करो। PYQs इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आपको ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड मिलते हैं, ये बात सही है। लेकिन अगर आप एक्सेलेंस चेंज कर रहे हो कि मुझे मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है, मैं वो नहीं बनना चाहता हूं कि मेंस होने के बाद मैं सोचूं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मुझे तो श्योर शॉट सिलेक्शन लेना है और बहुत अच्छी रैंक के साथ लेना है, तो फिर आप सिर्फ PYQ डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो।
तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यार कोई बैच ले लो, आप मेरा ले लो, किसी और का ले लो, उसमें आपको हमेशा अपडेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं जो और एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आए हैं। जैसे सिर्फ पीवाईक्यूज में सिर्फ एसएससी के पीवाईक्यू क्यों, कुछ सीडीएस के पीवाईक्यूज भी इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए, आईसीआर एग्जाम हुआ उसमें अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन आए तो इंपॉर्टेंट हो गए, कुछ सीसेट के सवाल इंपॉर्टेंट हो गए। अक्सर सवाल, नए सवाल जब खोजने जाती है एसएससी तो क्या करती है कि नहीं आसपास के एग्जाम में आए हुए नए सवालों को उठा के डाल देगी। तो अब ये खुद से खोजने में बहुत वक्त लगेगा आपको, लेकिन अगर आप किसी बैच में हो, अगर बैच नहीं ले पा रहे हो तो कम से कम उस बैच की शीट ही जुगाड़ लो, जो टीचर क्लास शीट्स देते हैं क्लास एक्सरसाइज वही जुगाड़ लो, एटलीस्ट उनसे आप उन नए क्वेश्चंस को कर पाओगे बिना समय बर्बाद किए हुए। खुद से खोजबीन करोगे बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो अपडेटेड जो शीट्स होती हैं मेंस बैचेस की शीट किसी भी टीचर की, वो लेके जरूर सॉल्व करना, ठीक है। वो किसी न किसी आपके दोस्त से मिल जाएगा, आपके दोस्त कोई ना कोई हैं जो बैच ज्वाइन करेंगे। मैं कहूंगा फिर से बैच ज्वाइन करो। अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हो तो आप कम से कम वो शीट्स तो लगाना है। तो पीवाईक्यू प्लस जो क्लास एक्सरसाइजेज होंगी टीचर्स की, राइट, जो मेंस बैचेस लाते हैं उनमें से कोई भी टीचर जो आपको पसंद है उसकी शीट को जरूर से जरूर सॉल्व करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। प्लस मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट देने में बहुत ज्यादा देरी नहीं करनी है। अभी कुछ दिन का आप रेस्ट ले लो, विराम ले लो, 1 वीक का विराम ले लो, ठीक है। 1 वीक के विराम लेने के बाद आप मॉक टेस्ट देना अभी से शुरू करोगे, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूरे मेंस के नंबर के बेसिस पे ही बेटा सिलेक्शन होता है, तो आप मॉक टेस्ट को स्किप नहीं कर सकते हो, आपको मॉक टेस्ट अच्छे से देना है। तो शुरुआत में आप अपने ऊपर ज्यादा लोड मत रखिए मॉक टेस्ट का, रोज 1 मॉक शुरू में मत देना शुरू करो। शुरू में आप ऐसा करो कि हम वीक में 3 मॉक्स देंगे, 3 मॉक्स से वीक 2, ठीक है। इसमें आप 2022 के पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो आप पीवाईक्यू बेस्ड 2022 के पेपर सॉल्व कर लो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दो कि 3 मॉक हमें देने हैं 1 वीक में, ठीक है। तो 3 मॉक के हिसाब से आप देना चीजें शुरू करो, और अगर शुरू में 3 नहीं देना है 2 दो कम से कम। बाद में जब थोड़ा एग्जाम करीब आएगा तो नंबर ऑफ मॉक्स आपको बढ़ाने हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देनी है, खूब सारी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये गलती मत करना कि पूरा सिलेबस आप फिर से पढ़ने बैठ गए कि हम पूरी थियरी पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिस करें। ये टाइम है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का। तो जो भी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ओरिएंटेड होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस करो, उसके थ्रू जहां कमियां नजर आ रही हैं उस कॉन्सेप्ट को जाकर रिवाइज कर लो, या उस टॉपिक को एक बार जाकर रिवाइज कर लो जो आपने नोट्स बनाए। ये नहीं करना कि बैठ के टॉपिक को पूरा, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। उनको पता नहीं क्यों दिमाग में रहता है कि मेरे पास अनलिमिटेड टाइम है, तो बैठ के ज्योमेट्री पढ़ा ले 80 घंटे, कोई फायदा नहीं है इतने देर पढ़ने का आपको, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत कठिन नहीं आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंपटीशन आसान है। पेपर जब आसान होता है सबके लिए आसान होता है, तो वहां पर वो 2-3 नंबर का जो सवाल है, एक एक सवाल बहुत मैटर करता है। 87 और 90 मैटर करता है, 84 और 87 मैटर करता है, 80 और 90 मैटर करता है। कोशिश ये करनी है कि हमारा स्कोर हाईएस्ट हो। तो फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, मोटी मोटी स्ट्रैटेजी क्या है, कैलकुलेशन पे काम करना है आपको, अपने थियरी के गैप्स को फिल करना है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आपको ठीक से पढ़ना है, मैंने पढ़ाया हुआ है रेमोथॉन, सर्च करके देख सकते हो। आगे भी करवाऊंगा अपडेटेड क्वेश्चन, तो वो भी देख सकते हो। पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, टीसीएस एरा में बेस्ट क्वेश्चंस, और साथ ही साथ किसी भी टीचर की एक शीट ले लो और उसको सॉल्व करो। और कैलकुलेशन स्किल 15 मिनट रोज करना है। और मेरी आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की जो सीरीज है, स्पेशल क्लासेस चल रही है फ्री अनअकैडमी पे, आप सर्च करोगे अनअकैडमी पर जाके, और वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ये ओवरऑल मैथ्स में आपको करना है। अब मैं रीजनिंग की भी थोड़ी बात कर लेता हूँ, क्योंकि रीजनिंग में सुमित सर मेरे साथ नहीं है यहाँ स्टूडियो में। तो रीजनिंग में देखिए क्या है कि लास्ट ईयर का पेपर, आप सिर्फ एक काम करो कि जो 2022 का पेपर आया है, 2022 का जो पेपर है उसको एक बार ठीक से देख लें, 2022 का पेपर ठीक से देख लें कि किस तरह का पैटर्न था, और उसी के बेसिस पे लेट्स से किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आप कॉन्सेप्चुअली अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो तो वो टॉपिक आप कवर कर लो किसी भी स्टैंडर्ड बुक से या पीवाईक्यू की बुक से, उस टॉपिक से बहुत सारे सवाल लगा लो। रीजनिंग इज एनी डे अबाउट प्रैक्टिस, रीजनिंग में कोई फॉर्मूला नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट वही कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, तो इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस। तो रीजनिंग में आपको मोटा मोटा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है। और प्रैक्टिस कहाँ से करें, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देके आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। मैं एक टॉपिक के बारे में और बताता हूँ, कंप्यूटर्स। लास्ट ईयर कंप्यूटर्स को लेके बड़ी समस्या हुई लोगों को, कई बच्चे कंप्यूटर में ही फेल हो गए, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए इस अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल पर भी हम कुछ ना कुछ लेकर आएंगे ताकि आपको हेल्प मिले। साथ ही साथ जो अनअकैडमी प्लस है उस पर कंप्यूटर का एक कोर्स ही लॉन्च हो रहा है पूरा, तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन में होंगे उनको वहाँ पूरा कंटेंट मिल जाएगा। हम यूट्यूब के लिए भी कुछ ना कुछ कंप्यूटर्स में करेंगे। कंप्यूटर के नंबर जुड़ते नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको लाइटली लेंगे, है ना। उसमें फेल हो गए तो फिर सारी मेहनत आपकी बेकार हो गई। तो ये ओवरऑल मैथ्स और रीजनिंग की कहानी है।
और रीजनिंग में बाकी कुछ नया नहीं है। बाकी मैं कहूँगा सुमित सर से कि वो अलग से एक वीडियो बना के आपको गाइड करें रीजनिंग स्ट्रैटेजी के लिए। अब मैं पूजा मैम और अर्श मैम को इन्वाइट करूंगा, वो इंग्लिश के बारे में आपको बताएंगे इंग्लिश में क्या करना है। ये दोनों लोग इंग्लिश के धुरंधर हैं, इन्होंने सीजीएल में बहुत अच्छे नंबर फोड़े हुए हैं, 50 में 50, टीयर 1 और टीयर 2 में रॉ स्कोर 198 वाले लोग हैं ये, ठीक है। जब 200 नंबर का पेपर आता था, तो इन्हें पूरा पता है कि एग्जाम में किस तरह की नीड होती है टू स्कोर रियली रियली हाई मार्क्स। तो मैम जो भी बताएंगे उसको सुनना। इनकी फ्री क्लासेस भी चल रही हैं, स्पेशल क्लासेस में अनअकैडमी वो ज्वाइन करो, बैच ले लो, यूट्यूब पे फॉलो करो, तो मैम आपका बेड़ा पार लगा देंगे इंग्लिश में, मुझे पूरा गारंटी है मैम। और हमने एग्ज़ामों में बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पूजा मैम से पढ़ के इनके अर्जुना बैचेस में, लक्ष्य बैचेस में, और हम लोग मेंस का प्रैक्टिस बैच तो 2020 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैम, 19-20 से शुरू किया है। तब से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ के हमारे यहाँ से सिलेक्शन लिया है। पूरी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है। अगर 2-2.5 महीने में आपको इंग्लिश में तकलीफ है और वो आपको इम्प्रूव करना है, इंग्लिश 135 नंबर की है, ठीक है, तो वो मैम के साथ आपको वो फायदा हो जाएगा कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी मेंस के लिए। तो बाकी मैम के ऊपर मैं दारोमदार देता हूँ इंग्लिश समझाने का, ठीक है, और मैं निकलता हूँ। जी मैम। अर्श मैम आ जाइए। हेलो एवरीवन। So ये आपको वो स्लाइड चेंज करना तो इससे करिए। किससे? ओके ओके, थैंक यू। ओके, पेन यू हैव टू सिलेक्ट अगेन। श्योर सर। सिलेक्ट पेन। सो हेलो एवरीवन। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली मैं और अर्श मैम ही बताएंगे, ठीक है। सो देखिए, इंग्लिश आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का ये फिलहाल 135 मार्क्स है, ओके। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है आपके इंग्लिश में आपको दिखेंगे, जो कि आपके 45 क्वेश्चंस आएंगे, ओके। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। सो अभी अगर आपने देखा होगा नया नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपके 3 से 4 आरसीज आएंगे, राइट। 3 से 4 आपके आरसीज आएंगे। तो बच्चे इसको लेके बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि मैम कैसे करें इतने सारे आरसीज। लेकिन जब आपके 200 नंबर का जब पेपर आता था तब भी तो इतने आरसीज आते थे। बस उन्होंने क्या किया है कि बाकी चीज़ों का वेटेज कहीं ना कहीं कम कर दिया। देखिए 200 नंबर के पहले क्वेश्चंस आते थे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, अभी 45 क्वेश्चंस आएंगे 3-3 नंबर के। सो बेसिकली अभी उन्होंने क्या किया, आरसी को बहुत ज्यादा वेटेज दे दी है। और आरसी थॉरोली किस पे डिपेंडेंट होता है, वो कैप प्लस रीडिंग। और बच्चे इससे सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं, राइट। दूसरा पैरा जंबल्स, ओके। पैरा जंबल्स लास्ट ईयर 2022 का जो एग्जाम हुआ था, सबसे डिफिकल्ट अगर कोई टॉपिक आया था दैट वाज पैरा जंबल, राइट। और उसके बाद है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट बहुत इजी आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2022 के अगर हम थोड़ा सा देखिए पुराने एग्जाम से इनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, आरसी वाज इजी, पैरा जंबल quite difficult, I would say most difficult, and then we have this closed test. It was like moderate, not easy, not very tough, okay. बाकी तो आपको पता ही है, errors यानी कि ग्रामर सेक्शन बेसिकली, और आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये दोनों बहुत इजी आए थे। और ये तो हमेशा ही प्रीवियस ईयर से ही आते हैं, तो इसके लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और कुछ नहीं करना है, ओके। वोकैबुलरी की अगर हम बात करें, सब प्रीवियस ईयर से आया था, सब, इक्का दुक्का छोड़ के बाकी सब कुछ आपका प्रीवियस ईयर से आया था। लेकिन वोकैबुलरी में एक कैच था। वोकैबुलरी में क्या किया था उन्होंने, स्टेटमेंट के तौर पर दे दिया था। अब स्टेटमेंट में क्या है, ऊपर लिखा हुआ है गिव द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, और कोई भी वर्ड दे रखा है, नीचे बहुत लंबा 3-3 लाइन वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके नीचे 4 ऑप्शंस है। बच्चे डर गए थे सिर्फ वो देख के कि इतना लंबा सेंटेंस है, उसका हम क्या करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि आपका जो स्टेटमेंट है ना, उसको एक बार रीड करना है, फिर आप चाहे बीच में वो 3 लाइनों को छोड़ दे, 4 ऑप्शंस को देख लीजिए। तो ये सब कैसे होगा, ये सब पहले आपको 2022 का पेपर देखना होगा। तो स्ट्रैटेजी का सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको 2022 के जो पेपर्स हुए हैं
हमने सॉल्व करवाया, मैंने भी और अर्श मैम ने भी, हम दोनों ने सॉल्व करवाया हुआ है यूट्यूब पे। ओके, तो आप एक तो वो पेपर देखिएगा, उनका सॉल्यूशन देखिएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपको प्रीवियस ईयर का नहीं पता है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब बाकी बात करते हैं कि आप तैयारी कैसे शुरू करेंगे। तो देखिए, तैयारी आप पहले से ही मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे, जैसे कि रामू सर ने बोला है। अभी आप ले लो, अपनी छुट्टियां बना लो जो भी है, या फिर आपका CHSL का एग्जाम है उसकी तैयारी कर लो, लेकिन आपको मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है। ओके, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इसके साथ साथ आपको रीडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, रीडिंग में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना, सब बोल रहे हैं ज़रूरी है, ऑब्वियसली ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 2018 से जब से TCS ने SSC को टेक ओवर किया है, सारे के सारे आपके न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आ रहे हैं, चाहे वो आपका द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस से भी आया है और हिंदुस्तान टाइम्स से भी आया। ओके, इवन क्लोज टेस्ट भी आपका आर्टिकल से आया है। ओके, किसी ना किसी न्यूज़ आर्टिकल से कोई ना कोई क्लोज टेस्ट आया ही आया है। तो जरूरी नहीं आपको द हिंदू ही करना है, कोई भी न्यूज़पेपर आपको जरूर करना है, ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, बाकी मैं अर्श मैम को बुलाऊंगी फॉर वोकैबुलरी एंड ग्रामर। हेलो एवरीबॉडी, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है अर्श छाबड़ा और मुझे कुछ टाइम हुआ है एग्ज़ामो ज्वाइन किए हुए। बाकी मेरे बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो मैं SSC का एग्ज़ाम लिख भी चुकी हूँ, SSC को फोड़ भी चुकी हूँ, DV तक जा भी चुकी हूँ। DV मैंने दिया नहीं, वो अलग बात है, लेकिन DV के लिए मुझे एप्लीकेशन आ गया था कि भैया इस दिन आपका DV है, आ जाइएगा। चलिए, तो ये सब करने के बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मुझे पता है हम किस फेज से गुजर रहे होते हैं एग्जामिनेशन में, हमें सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ। आप ये नहीं सोच सकते टीचर बनने के बाद आपका कुछ और सिनारी हो जाता है, लेकिन जब आप एक्चुअल में एग्जाम में बैठ रहे होते हो तो आपको एक प्रेशर होता है कि भैया मुझे GS का कुछ नहीं आता, मुझे मैथ्स का कुछ नहीं आता, है ना, और इंग्लिश भी मेरी खराब हुई पड़ी है। पर ऐसा नहीं होता। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आप लोग प्री दे के आ चुके हो, मेंस लिखने वाले हो, तो आपको इतना तो पता होगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है और कौन सा नहीं है। तो ये जो मेंस का पीरियड होता है ना, इसमें हम बहुत ज़्यादा जेनरिक और जनरल नहीं हो सकते। जो चीज़ हमें करनी है वो इस पीरियड में ये है कि पहले अपने आप, इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट क्या होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो जब ये जो पीरियड आ रहा है ना हमारा मेंस का, तो हमारा क्या दायित्व है, सबकी तरह नहीं चलना है हमें। ये नहीं कि जैसा कि अभी रेमो सर बता ही रहे थे कि आप ये नहीं कि आप कंसेप्ट लेके बैठ जाएंगे और आप पागल हो जाएंगे कि ज्योमेट्री लिया तो 50-50 घंटे ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है और मेरी क्या वीकनेस है। मान लीजिए आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो उसको ना, ये नहीं कि हर सब्जेक्ट को आपने दो घंटा देना है, ये नहीं चलेगा। अगर समझदार बच्चे हो तो ये नहीं चलेगा, और अगर आप ऐसे ही बोल रहे हो चलो सबको 2-2 घंटा दे देता हूँ तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो आप अपने मैथ्स वाले पोर्शन में क्या कीजिए, मॉक दीजिए। जो टॉपिक्स आप टच नहीं कर पा रहे हैं उनको बस रिवाइज कीजिए, या जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं उन्हें रिवाइज कीजिए। या आपका इंग्लिश वीक है तो उस हिसाब से अपना जो वेटेज है, टाइम का स्लॉटिंग भी उसी हिसाब से दीजिए आप लोग। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में जैसे पूजा मैम ने बताया कि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे आपको पेपर का लेवल ही नहीं पता लगेगा। और आप समझदार बच्चे हैं, आप प्री लिख के आ चुके हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जब तक मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही नहीं देखूंगा या पता ही नहीं लगेगा, 22 का पेपर तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। किसी और के एनालिसिस पे क्या बिलीव करना, आपको खुद ही देखना चाहिए कि 22 का पेपर आया कैसे है ना। मैं 1 मिनट बोर्ड क्लियर करके आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका 22 का पेपर आया कैसे है। आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 कॉम्प्रिहेंशंस तो आपके आने ही आने हैं, जिनमें से एक ये एटलीस्ट है, मोस्ट में आगे भी दे सकता है। तो वो बोल रहा है कि एक कॉम्प्रिहेंशन में वो बुक या किसी चीज से, ये सिलेबस का लिखा हुआ हिसाब किताब है आपका कि बुक या किसी चीज से वो एक कॉम्प्रिहेंशन दे देगा, और 2 कॉम्प्रिहेंशन उसने बोला या तो वो किसी रिपोर्ट से देगा और एडिटोरियल से देगा, या फिर किसी एडिटोरियल से देगा। जब SSC आपको ये लिख के दे रहा है तो आप कैसे वो कर सकते हो कि हम लोग इस तरफ नहीं पढ़ेंगे। और आप जानते हो, पता है 12 क्वेश्चंस इस बार आए हैं,
अगर आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि आपका मेंस का पेपर इंग्लिश का कैसा हुआ था, 12 क्वेश्चंस आपके इसमें से आए हैं और अगर आप कर दो तो 36 मार्क्स। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप रीडिंग नहीं करते हो और ये वाले क्वेश्चंस नहीं करते हो, क्लोज टेस्ट नहीं करते हो, पैरा जंबल्स नहीं करते हो, तो आप बहुत बड़े आसक्ते में हो, आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मेरा कहना का यही मतलब है कि आप जो है अपना पूरा सिलेबस देख लीजिए, अपनी जो पुराना वाला पेपर आया उसको प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिए और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी को पकड़ में लाइए और अपना टाइम भी इस तरीके से डिवाइड कीजिए जिस तरीके से आपको ज़रूरत है, ठीक है। बाकी आपको मदद चाहिए तो मैं आप बता दूं, उड़ान बैच जो है ना, अभी सर बता रहे थे इसमें लक्ष्य बैच वाली सीरीज में नहीं है, बट उड़ान बैच भी 3 अगस्त को शुरू होने वाला है, जिसमें मैं 70 क्लासेस लेने वाली हूँ। उसकी अनाउंसमेंट मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और वो सारी चीज़ें टॉपिक वाइज भी जाएंगी, उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी है। तो जो लोग 24 का एग्जाम देना चाहते हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि अभी हमें प्रैक्टिस, मतलब हमारे कंसेप्ट तो क्लियर है पर हमारी प्रैक्टिस जो है वो नहीं आ रही, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, इंग्लिश में ही अटक रहे हैं, पेपर तो हमारा जैसे तैसे निकल गया था टीयर 1 का, प्लीज़ प्रैक्टिस का कुछ बता दीजिए। तो वो इस तरीके से अपना हेल्प ले सकते हैं और अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ कंसेप्ट टच करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो इंस्टाग्राम हैंडल पे, मैं अवेलेबल रहूँगी आप लोगों के लिए। बाकी अब हम देते हैं आपका बाकी टाइम सारा दीपक सर को। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। दोबारा से हम लोग हेलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, अब डेंजरस चीज़ पे आते हैं ना, इसको तुम डेंजर कहते हो ना कि जीएस का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा डेंजरस है, मार्क्स नहीं आते। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ा सा एनालिसिस बताऊं, तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। एनालिसिस है क्या, अभी आप लोगों ने सीजीएल का जो है टायर 1 दिया होगा, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम देकर आए थे तो हर बच्चे का अलग अलग परसेप्शन था जीएस को लेकर। कोई कह रहा है कि करंट अफेयर सही नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आ रहे हैं। लेकिन जब हमने अभी एनालिसिस किया, जो सर्वे किया, उनसे जो पता चला, जो एवरेज मार्क्स रहा है जिस दिन पेपर डिफिकल्ट रहा है, यानी 27 तारीख में सबसे कम बच्चे कह रहे हैं कि पेपर जो है थोड़ा मुश्किल आया था, तो उस दिन का जो एवरेज जीएस का मार्क्स है वो आ रहा है कितना, 19 नंबर। और अगर मैं बात करूं जो सबसे आसान शिफ्ट है उसका, अगर मैं एवरेज बात करता हूं तो उसका एवरेज जो आया वो आया 26 नंबर। तो आप खुद देख सकते हो कि 19 नंबर 26 नंबर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन का डिफरेंस नहीं आया है। और हम लोग ये कहते हैं किसी तरीके से एग्जाम में मेरे 15 क्वेश्चन ठीक हो जाए 25 में से, तो मेरे 30 नंबर बन जाए, बाकी मैं छोड़ दूंगा, है ना। ये प्री की बात कर रहा हूं। अब आते हैं मेंस में। मेंस में क्वेश्चन तो 25 ही है, लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, और जीएस को मैं मेंस के पेपर में ना किंग मेकर कहता हूं, ठीक है, किंग या क्वीन मेकर, जो आपको अच्छा लगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जीएस के अंदर स्कोर लाना बहुत जरूरी है। देखो, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, अगर आप पिछले सालों का पेपर देखोगे या पिछले साल का मेंस का पेपर भी देखोगे तो बच्चा यही कहता है कि इनमें तो मैं ठीक ठाक स्कोर कर रहा हूं, नैया कहां डूब रही है जीएस में। तो जीएस को जब तक मैं बहुत अच्छे से नहीं करूंगा सर, क्लियर होने में दिक्कत, रैंक लाने में दिक्कत। जो बच्चे जीएस में कम करके बस क्लियर कर रहे हैं तो रैंक नहीं आ रही है, जो बच्चे रैंक लाना चाहते हैं उन लोगों को जीएस करनी पड़ेगी। तो जीएस अल्टीमेटली गोल है, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो अच्छे नंबर के साथ, सेफ स्कोर के साथ। मतलब ये ना हो कि मेंस का पेपर देगा ये भगवान होगा कि नहीं होगा। तो वो जीएस एक ना ऐसा पोर्शन है जो आपको इस हाय तौबा से बचा सकता है। तो अब आते हैं कि तैयारी करे कैसे, टाइम कम है। प्री में भी मैंने तैयारी नहीं की थी, प्री में भगवान का नाम लेके 5 से 7 क्वेश्चन किए थे, बाकी 3 सेक्शन अच्छे थे, तो प्री निकल गया। अब मैं इतने टाइम में क्या करूं और कैसे करूं। देखो जी, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि देखो यार, एग्जाम नजदीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी में चले जाओ कि मैं बायोलॉजी पूरी बैठ के पढ़ूंगा, मैं हिस्ट्री पूरी नहीं, अब वो टाइम नहीं है। आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, साथ में स्टैटिक जीके थोड़ा अच्छे से करना है। स्टैटिक जीके के 30-40 टॉपिक है, इनको थोड़ा सा अगर अच्छे से करूंगा तो स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट, सर इसके साथ साथ मुझे करंट अफेयर्स करना है, करंट अफेयर्स करना है। करंट अफेयर्स अब मैं कहां से करूं, देखो भाई, अब सीजीएल प्री का पेपर हुआ तो 2022 का करंट अफेयर पूछा गया, तो अब भी मैं ये कह रहा हूं सर, जब तुम्हारा एग्जाम है उससे 12 महीने का पहले का करंट अच्छे से कर लो। अगर तुम वो कर लेते हो तो प्लस 6 महीने का थोड़ा सा करंट अफेयर और देख लो, यानी 12 + 6 मंथ का आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ना है। इसके साथ एडिशनल क्या करना है,
सर इसके साथ एडिशनल करना है सेंसस के क्वेश्चन। सेंसस हमेशा पूछा जा रहा है, बार बार आ रहा है, इस बार के पेपर में भी आया हुआ है, तो सेंसस थोड़ा सा इन डेप्थ करना है। मेंस का पर्सपेक्टिव सोच के कि थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन कर सकता है, तो सेंसस थोड़ा सा अच्छे से कर लेना है। साथ में गवर्नमेंट स्कीम्स मुझे करनी है। ये है आपकी एक बेसिक तैयारी, जिसके अंदर मैं आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं बोल रहा हूं तुम बैठ के पूरा रटो, लेकिन आप लोगों को एक बेसिक तरीका तो पता होगा कि ऐसे सब्जेक्ट है। अगर कोई टॉपिक बिल्कुल एकदम यह कि इस टॉपिक के बारे में तो ना सर पता ना पैर पता, तो उस टॉपिक को थोड़ा पढ़ लो, किसी टीचर की जिससे आपने फाउंडेशन कोर्स किया है, या किसी यूट्यूब पे देख लो, लेकिन उस टॉपिक के बारे में हल्का फुल्का पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें जब हम कर लेंगे तो यार उम्मीद करके चलते हैं कि 25 में से 15 क्वेश्चन तो मैं करूंगा। सही बात है, जब इतना डाटा कर रहा हूं। अब मेंस के अंदर एक थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। कौन से हैं? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करोगे? देखो, जब आप ये सारी चीज कर लो, ऊपर का सारा पोर्शन आपने कर लिया, प्रीवियस ईयर कर लिया, आपने करंट अफेयर देख लिया, स्टैटिक जीके कर लिया, ठीक है, पूरा डन है, सेंसस डन है, गवर्नमेंट स्कीम डन है, तब जाके आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो? कोई भी स्टेट सर्विसेज के जो एग्जाम आते हैं इनको पढ़ो, सीडीएस के जो एग्जाम आते हैं इनको थोड़ा देख लो, अगर टाइम है तो। ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं यार कोई कमी ना रह जाए और हम लोग रैंक लेके आए, ठीक है, तो वो बच्चे इसके ऊपर जाएं। पहली बेसिक नेसेसिटी ये है, ठीक है, पहले बेसिक, जैसे कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक नेसेसिटी है, तो ये बेसिक नेसेसिटी है, आपको इनको अच्छे से करना है। उसके बाद लग्जरी कार की तरफ जाना है, तो ये आपकी लग्जरी कार है, उसके बाद यहां पे जाना है, तो इन सब बेसिक चीजों को करें। अब इन सब बेसिक चीजों को करने के लिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए रास्ता आसान किया है। मैं इनके लिए लक्ष्य बैच लेकर आ रहा हूं, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का रहता है, तो लक्ष्य बैच के अंदर हम क्या कर रहे हैं वो मैं आपको डिटेल वर्जन बता रहा हूं। लक्ष्य बैच के अंदर 60+ क्लासेस है, यानी 60 से ज्यादा क्लासेस है। हर एक क्लास के सामने उन टॉपिक का नाम लिखा हुआ है जो टॉपिक उस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो यानी आप जब ये सारी चीजें पढ़ोगे तो उसके साथ साथ वो टॉपिक भी पढ़ सकते हो कि सर ने कहा था ये टॉपिक है, आप पहले खुद से प्रिपेयर करो, देन हम क्लास में प्रैक्टिस करें। लेकिन साथ में मैं क्या दे रहा हूं, मैं आपको हल्की सी थ्योरी भी दे रहा हूं, यानी एग्जाम में जाने से पहले जो आप पढ़ोगे वो हल्की सी थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें। तीसरा एडिशनल पॉइंट, सर इसके साथ साथ मैं आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये तीनों चीज जो है आपको एक साथ एक ही बैच में मिल रही है। तो आप जीएस की अगर तैयारी करना चाहते हो तो आई वुड प्रेफर ये बैच ज्वाइन करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुद से तैयारी नहीं हो सकती। मेरी स्पेशल क्लास है, मेरी यूट्यूब क्लास है, बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप फॉलो करो, थोड़ा स्मार्टली काम करो। अगर इस पे भी काम करोगे तो भी बहुत बढ़िया होगा, लेकिन यहाँ पे काम करोगे थोड़ा सा आपका टाइम मैं बचा दूंगा, जो आप ढूंढने में इधर उधर लगा रहे हो वो टाइम बचा दूंगा, और एक अच्छी तैयारी के जो तरीका होता है ना उस तैयारी से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर एक बहुत अहम मुद्दा है यार, कंप्यूटर बहुत सारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर जब नहीं पढ़ के गए थे, पिछली बार रिजल्ट देखा था बच्चों के नंबर कट ऑफ से ज्यादा, लेकिन कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर रहे। तो कंप्यूटर पे भी आपको ध्यान देना है, उसका भी एक अलग से कोर्स जो है वो प्लस में आएगा। तो आप पूरा बैच ज्वाइन करो, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको लक्ष्य बैच में करवा रहा हूं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे, या एग्जामों का जो इंक्वायरी नंबर है वहां पे कॉल कर सकते हैं, ताकि जो भी कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दिया जा सके। मेरा सीधा सीधा कहना है, जीएस में नंबर लाओगे तो अच्छी रैंक और क्वालिफाई करने के परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं यार 25 में से 15 से 20 के बीच में भी अगर मैं क्वेश्चन ठीक ठाक करके आ रहा हूं ना, तो ऑटोमेटिकली मैं लाखों बच्चों से आगे निकल जाऊंगा, ठीक है, हजारों का तो बीट कर ही दूंगा। तो इन चीजों को फॉलो करो। उम्मीद करता हूं कि चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो पूरी एग्जामों की टीम आप लोगों के साथ खड़ी है, ठीक है। आप इंडिविजुअली बैच लें चाहे इंडिविजुअली ले लें, लेकिन एज अ प्रेफरेंस अगर मैं कहूं तो आप प्लस बैच ले लो, जिससे थोड़ा सा फायदा आपको ये हो सारे टीचर्स का मिले और जितने जितने कोर्सेज आ रहे हैं वो सारे मिले, ठीक है। जो प्रॉब्लम रहे बैचेस को लेकर, अलग अलग कोर्स को लेकर, वो सारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम ये सेशन जो है एंड करते हैं। और सभी लोग जो पहली बार चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब द चैनल, और कोई भी दिक्कत रहती है तो प्लीज कांटेक्ट करें और प्लस सब्सक्रिप्शन लें, ताकि एग्जाम के टाइम पर एक ये गलती ना रह जाए, यार काश मैं ले लेता तो शायद मेरे नंबर बढ़ जाते। तो शायद वाला कंसेप्ट हटा दो, इतना सोचो मत, एग्जाम टाइम है, सिलेक्शन लो। और सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए आप लोग जानते हो, सिलेक्शन बाय चॉइस होनी चाहिए, बाय चांस नहीं। तो इसी के साथ सेशन को करते हैं माइंड अप। सभी को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाय बाय।